हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समास प्रकरण। तो समास प्रकरण में हमें 15 मार्क का वेटेज दिया है। समास प्रकरण में हमें 15 मार्क का वेटेज दिया है और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाले थे, पहले क्या पैटर्न था और अब क्या पैटर्न रहने वाला है और किस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रीवियस ईयर में पूछे हुए उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को डील करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे समास मतलब क्या होता है। अपने संधि मतलब पता है क्या होता है, आपको पता होगा संधि मतलब क्या होता है। जब दो वर्ण मिलते हैं तब उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण मिलते हैं तब उसे हम संधि कहते हैं। और हम समास कैसे कहते हैं? समास में दो शब्द मिलते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है। नया शब्द बनता है उसी को हम समास कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि समास के बारे में। और जब दो या दो से अधिक पद अर्थ को दृष्टि में रखते हुए एकाग्रत होते हैं उसे समास कहते हैं। मतलब सेमी डिफिनेशन है, मतलब दो या दो से अधिक पद, पद मतलब शब्द होते हैं, पद मतलब है शब्द। तो दो या दो से अधिक शब्द अर्थ के दृष्टि में रखते हुए एकाग्रत होते हैं उसे हम समास कहते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन सेकंड, जैसे हमारा सम या अव्यय है, सम अव्यय, उसमें हमारा अस धातु लग गया, फिर घन प्रत्यय लग गया, ऐसे हमारा एक शब्द बनेगा उसे हम कहते हैं समास। ठीक है, तो देखेंगे कि करके। तो समास के कितने प्रकार दिए? समास के हमें दिए हैं टोटल 5 प्रकार। कौन से? केवल समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो आज इस लेक्चर में हम समास के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अविभाव समास के बारे में। इस लेक्चर में हम अविभाव समास के बारे में बात करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हर एक समास में हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे केवल समास, तो केवल समास की ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। केवल समास की ऐसी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन है और ऐसी कुछ विशेष संज्ञा या वाक्य नहीं है और इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछते हमें। ठीक है, मतलब इसी कुछ ऐसा उसको इसका कुछ ऐसा विशेष संज्ञा दी नहीं है हमें। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछते। मेन क्वेश्चन हमारे अव्ययभाव समास से बहुव्रीहि समास तक पूछे हुए हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, पर अगर आपको इसने पूछा केवल समास मतलब क्या, तो बोल देना कि इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है और या फिर व्याख्या नहीं इसकी। ठीक है, तो अव्ययभाव समास, तो अव्ययभाव समास है। तो अव्ययभाव समास में हमारा पहला पद, अव्ययभाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है और इसमें हमारा जो पहला पद है वही हमारा अव्यय होता है। ठीक है, मतलब समास हमारा कैसे बनता है? समास हमारा दो पद मिला के हमारा समास बनता है। ठीक है, दो पद मिला के हमारा समास बनता है। तो अव्ययभाव समास में हमारा जो पहला पद होगा, अव्ययभाव समास में हमारा जो पहला पद होगा वो हमारा रहेगा अव्यय, और हमारा जो दूसरा पद रहेगा, और जो हमारा दूसरा पद रहेगा, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा समास बनने वाला है। और इन दोनों को मिलाकर हमारा समास बनने वाला है, तो इसका जो पहला पद है वो प्रधान रहेगा। अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान रहेगा, ये वाला, और इसका पहला पद ही हमारा अव्यय रहेगा। ठीक है, बाकी बाद में कुछ भी रह सकता है, इसके धातु वगैरह कुछ भी रह सकता है, धातु शब्द कुछ भी रह सकता है। ठीक है, सेकंड दूसरे पद में। पर इसकी अव्ययभाव समास की मेन व्याख्या क्या बोली मैंने, कि पहला पद हमारा अव्यय होता है, पहला पद हमारा अव्यय होता है और पहले पद की प्रधानता होती है, पहले पद की प्रधानता होती है। तो ये आपको नोट करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा एक एग्जाम्पल हम जैसे जैसे हम एक एक जैसे जैसे हम एक एक समाज देखेंगे वैसे वैसे हम उसके एग्जाम्पल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ऊपर से देख लेते हैं कि उपकृष्टम, जैसे उपकृष्टम में कृष्ण हमारा एक शब्द दिया है और ऊपर ये हमारा अव्यय है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अविभाव समास। तो इसके डिटेल एग्जाम्पल हम बाद में देखने वाले, अभी हम बस ओवरव्यू देखेंगे कि किस समास में क्या दिया है। उसके बाद जैसे तत्पुरुष हमारा हमारा ऐसे तत्पुरुष समास दिया है, उसके उत्तर पद के अर्थ को प्रधानता दी जाती है। यह अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास के हमें टोटल 5 टाइप देखने वाले हैं। वो कौन से रहने वाले वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तत्पुरुष समास के टोटल 5 टाइप दिया है और इसमें उत्तर पद की अर्थों को प्रधानता दी है। जैसे हमने बोला ना कि दो शब्द रहते हैं, जैसे हमारे दो शब्द रहते हैं, दो पद रहते हैं, उसके उत्तर पद को प्रधानता दी जाती है, तब उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। और अगर पहले पद को प्रधानता दी होती तो वो होता है हमारा अव्ययभाव समास। ओके, वो हमारा होता है अव्ययभाव समास अगर पहले पद को प्रधानता दी। तो अगर दूसरे पद को प्रधानता दी जैसे तत्पुरुष समास में, तो उसको हम कहेंगे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास। इसके 5 टाइप आते हैं, वो कौन से रहने वाले वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी हम, इसका एक अच्छा एग्जांपल और डिटेल एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में उत्तर पद और पूर्व पद, मतलब दोनों पद, उत्तर पद और पूर्व पद, जो कि हमारा उत्तर पद होगा हमारा पूर्व पद, तो उत्तर पद और पूर्व पद को प्रधानता न देकर, प्रधानता
न देकर बल्कि तीसरे अर्थ को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, मतलब इन दोनों के अर्थों को प्रधानता न देकर किसी तीसरे अर्थों को प्रधानता दी जाती है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, जैसे पीतंबर हो गया, जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए उसे हम पीतंबर कहेंगे, मतलब विष्णु भगवान। विष्णु भगवान मतलब यहाँ पे पीत को भी और अंबर को भी प्रधानता न दी है उनको, और यहाँ पे प्रधानता दी है हमारे विष्णु भगवान को। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। मतलब यहाँ पे पित्त मतलब पहले पद को भी प्रधानता नहीं दी है और अंबर को भी प्रधानता न दी है। मतलब यहाँ पे पीता अंबर का मीनिंग होता है पीले वस्त्र धारण किया हुआ, पर यहाँ पे ना पीले को मतलब पीत को भी यहाँ पे प्रधानता नहीं दी है और अंबर को भी नहीं दी है। यहाँ पे तीसरे व्यक्ति को मतलब तीसरे अर्थ को यहाँ पे प्रधानता दी है, मतलब विष्णु भगवान को यहाँ पे प्रधानता दी है। मतलब भी यहाँ पे डेफिनेशन ऐसी है कि उत्तर पद और पूर्व पद को प्रधानता न देकर बल्कि तीसरे अर्थों को प्रधानता दी जाती है, उसे हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। उसके बाद हम देखने वाले हैं द्वंद्व समास, हमारा सबसे लास्ट। तो दोनों पदों को बराबर प्रधानता दी जाती है, दोनों पदों को बराबर प्रधानता दी जाती है, इसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हमारा ओवरव्यू था चैप्टर का, समास का। तो हमने क्या क्या बोला, केवल समास में इसको ऐसी डेफिनेशन नहीं रहती है। अविभाव समास में हमारे पूर्व पद को प्रधानता रहती है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमारे उत्तर पद को प्रधानता रहती है। द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद को प्रधानता रहती है और बहुव्रीहि समास में हमारे दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद को प्रधानता रहती है, तीसरे पद के अर्थों को प्रधानता रहती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट। तो विग्रह, हाँ, तो हमें समास में दो टाइप के विग्रह पढ़ने हैं। समास में हमें दो टाइप के विग्रह पढ़ने हैं, तो आपको इसमें ये नोट डाउन करना है यहाँ पे, ये बहुत दो जरूरी बात है। एक रहता है हमारा लौकिक विग्रह, एक रहता है हमारा अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह हमारा जिसका लोग व्यवहार में प्रयोग करें, जिसका लोग व्यवहार में प्रयोग करें, मतलब जनरल टॉक में जो प्रयोग होता है उसी को हम लौकिक विग्रह कहते हैं। ठीक है, इसमें विभक्ति का उपयोग होता है, इसमें विभक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है यहाँ पे कि इसमें विभक्तियों का उपयोग होता है। ठीक है, इसमें आपको विभक्तियों का उपयोग होता है। और अलौकिक विग्रह जिसका संबंध व्याकरण से हो, ऐसे विग्रह को हम अलौकिक विग्रह कहते हैं, जिसका संबंध व्याकरण से हो। हम बताएंगे कैसे। तो पहले ये डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो जैसे अलौकिक विग्रह में क्या होता है, इसका संबंध व्याकरण से होता है हमारा। अलौकिक विग्रह का संबंध हमारा व्याकरण से होता है और लौकिक विग्रह का संबंध हमारा व्यवहार में होता है। ठीक है, मतलब दैनंदिन जीवन में। ठीक है, वो बताएंगे हम कैसे। तो इसमें ये मैंने यहाँ पे यह नोट करना है आपको कि इसमें मूल शब्द और सुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें मूल शब्द और सुप प्रत्यय का प्रयोग होता है और हमारे लौकिक में विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो अभी देखेंगे। तो आपको मूल शब्द तो पता है, जैसे कृष्ण, देव, राम जी, उसको मूल शब्द बोलते हैं। और सुप्रत्यय आपको पता होगा, सु, औजस, प्रथमा, अम, औट, द्वितीया वगैरह वगैरह। तो हम वो टेबल अभी देखेंगे यहाँ पे। तो वो आपको काम आने वाला है, वो आपको करना है। और इसके लिए अलौकिक विग्रह के लिए और मूल शब्द आपको पता रहता है क्या होता है, विभक्ति आपको पता है, अपने कारक में पढ़ा होगा। तो जैसे ये हमारा सुप प्रत्यय का टेबल है, हमने ऑलरेडी देखा है इसको। तो एक बार पढ़ लेंगे। सु, औजस, प्रथमा, अम, औट, द्वितीया, टाभ्याम भ्यस तृतीया, एभ्याम भ्यस चतुर्थी, असिभ्याम भ्यस पंचमी, अस, ओस, आम षष्ठी, इ, ओस, सुप सप्तमी, सु, औजस संबोधन। ठीक है, तो ये है आपका सुप्रत्यय। तो आपको सुप्रत्यय आपको काम में आने वाला है। ठीक है, तो एक बार हम डिस्कस करेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको, इस पूरे लेसन से आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और लास्ट ईयर में कैसे पूछे गए थे, और उस हिसाब से हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पीआई को देखेंगे हम। तो ये था हमारा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन था, ये हमारा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन था नेक्स्ट लास्ट ईयर। ठीक है, तो अधिकर्ता नाम, नीचे दिए गए हुए पद के विग्रह वाक्य और समस्त पदम वाली लिखते। विग्रह वाक्य मतलब किसी शब्द दिया, जैसे हमारा शब्द दिया है, इसका विग्रह करो। जैसे इसका विग्रह हो जाएगा, पंचतंत्र का विग्रह हो जाएगा पंचानाम तंत्रानाम समाहार। पंचानाम तंत्रानाम समाहार, ये हो गया उसका विग्रह वाक्य। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें डील। और दूसरे प्रकार क्या दिया है, समस्त पदम वाली खत। मतलब समस्त पदम मतलब अगर दो शब्द दिए हैं, जैसे न सत्य, हमारे दो शब्द है, दो पद दिए हैं, तो इसका हमें सामासिक पद लिखना है। तो इसका हो जाएगा असत्य, इसका हो जाएगा हमारा असत्य। तो ये हो गया सामासिक पद, इसको बोलते हैं सामासिक पद बोलते हैं इसको हम। और विग्रह वाक्य हम इसको कहते हैं कि पंचानाम तंत्रानाम समाहार। ठीक है, तो ये था हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन, ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, पूरा समास खत्म होने के बाद।
तो इस टाइप का हमें पहला क्वेश्चन रहने वाला है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन भी एकदम सेम रहने वाला है कि अधोदत्तेषु समस्त पदानां विग्रह वाक्यम। समस्त पदम मतलब वही कि विग्रह वाक्य लिखना है, मतलब तोड़ना है। समस्त पदम पदम मतलब जोड़ना है। और समास नाम ना लिखत, समास नाम ना मतलब समास का नाम लिखो। मतलब जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे माता च पिता च, ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा द्वंद्व समास में। तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आपको इसका सामासिक पद लिखना पड़ेगा। मतलब इसको जोड़ना है इसलिए हम सामासिक पद लिख रहे हैं। अगर हमको तोड़ना होता तो हम विग्रह वाक्य लिखते हैं। हमको इसको तोड़ना है, जोड़ना है हमें, ठीक है। इसमें तो माता पिता च का हो जाएगा माता पिता, माता पितर हो जाएगा, ठीक है। माता पितर हो जाएगा हमारा इसका सामासिक पद। और समास नाम में क्या लिखेंगे, समास का नाम लिखेंगे हम द्वंद्व समास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द्वंद्व समास लिखेंगे। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो मतलब आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, आपको विग्रह वाक्य लिखना पड़ेगा। अगर इसमें आपको विग्रह वाक्य लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको लिखना पड़ रहा है, इसमें आपको लिखना पड़ रहा है समस्त पदम, ठीक है, मतलब सामासिक पद। और समास नामना मतलब कौन सा हमारा शब्द, कौन सा सामासिक पद हमारा कौन से समास के अंदर आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने पहले इसके बात की कि वो द्वंद्व समास में आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरव्यू किससे भी क्वेश्चन को पूछने वाले। तो हमने बता दिया कि आपको सबसे पहले पूछेंगे विग्रह वाक्य, या फिर पूछ सकते हैं आपको सामासिक पद लिखो, और थर्ड पूछने वाले हैं आपको कि समास का नाम लिखो, ठीक है। यहाँ पर आपको, जैसे हम अभी पहले ओल्ड पैटर्न की बात करेंगे। जैसे ओल्ड पैटर्न में हमें एक किस प्रकार का आता था कि हमें जैसे एक उपकृष्टम, ये हमारा एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो उसको पहले उसका लौकिक विग्रह लिखो, ठीक है। फिर अलौकिक लिखो, फिर उसको पूरा छुड़ाओ, या फिर उसको पूरे सूत्रों से, हमारे सूत्र दिए यहाँ पे, जैसे उपसर्जनम पूर्वम, सुपधातु प्रातिपदक स्वज समोड वगैरह। तो इससे आपको पूरा समास छुड़ाना था, ठीक है। और लास्ट में आपका आता था सामासिक पद। पर अभी पैटर्न ऐसा है कि आपको ये जो हमारे सूत्र है, ये जो हमारे सूत्र है पूरे यहाँ से यहाँ तक, ये आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। ये जो सूत्र है हमारे पूरे यहाँ से यहाँ तक जो दिए हैं, वो आपको अभी नहीं पढ़ने। क्यों, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार से समास को छुड़ाना नहीं है। अभी हमें प्रैक्टिकल बेसिस से आना है, ठीक है। मतलब पहले ऐसा था, जैसे मैंने बताया अभी, कि पहले एक सामासिक पद देते थे, फिर उसको लौकिक करो, फिर उसका अलौकिक विग्रह करो, फिर उसको पूरा छुड़ाओ, फिर तो सामासिक पद निकालो। पर अभी वो पैटर्न हमारा चला गया है। न्यू पैटर्न में हमारा ये है, ठीक है। मतलब सामासिक पद लिखो, विग्रह वाक्य लिखो और समास का नाम लिखो, बस उतना ही आपको करना है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको क्या करना है कि न्यू पैटर्न में बस आपको सामासिक पद लिखना है, ठीक है। न्यू पैटर्न में आपको सामासिक पद लिखना है। जैसे मैंने बोला कि माता पितर हो, वो हो गया हमारा सामासिक पद, ठीक है। उसका लौकिक विग्रह लिखना है, ठीक है। उसका लौकिक विग्रह आपको करना है, अलौकिक नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है। हम अलौकिक विग्रह के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अलौकिक विग्रह से हमें स्पष्टता आती है कि हमें किस टाइप से छुड़ाना है करके, ठीक है। हम ये भी करेंगे इसमें। तो पर आपको पेपर में मेनली सामासिक पद लिखने को आएगा, लौकिक विग्रह लिखने को आएगा, और नेम ऑफ समास मतलब अव्ययभाव समास के अंदर कौन सा, जैसे हमने माता पिता बोला एग्जाम्पल में, तो वो जैसे द्वंद्व समास के अंदर आ गया, तो वो इसे हमें वैसे हमें करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि नो नीड टू लर्न सूत्र नाउ, मतलब अभी हमें सूत्र लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम शुरू करेंगे हमारा सबसे पहला समास अव्ययभाव समास, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट समास है हमारा। तो हमें इसमें 16 शब्द लर्न करने हैं, हमें यहाँ पे 16 शब्द लर्न करने वाले हैं। तो ये है वो 16 शब्द। तो इसे हमें किस प्रकार से लर्न करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे एक एक करके। तो जैसे हमारे टेबल है, ये आपको कौमुदी सिद्धांत में मिल जाएंगे, यहाँ पे किसी भी बुक में आपको मिल जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, शब्द, ठीक है। ये है हमारा शब्द। हमने अवयव पढ़ा है, आपको याद होगा हमने अवयव का एक स्पेशल लेक्चर आपको दिया है, उसके उसमें हमने अवयव पढ़े हैं पूरे, और उस अवयव के हमने अर्थ भी पढ़े हैं। वही अवयव और अर्थ यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये है शब्द, ठीक है। ये शब्द दिए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 16 शब्द दिए हैं हमें, ठीक है। तो इन शब्दों के कुछ अवयव रहते हैं, इन शब्दों से रिलेटेड हमारे अवयव रहते हैं, और उन अवयव का कुछ अर्थ रहता है। तो उस हिसाब से हमें अव्ययभाव समास छुड़ाना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ से नोट करना है ये कि शब्द आते हैं हमारे लौकिक विग्रह में, शब्द आते हैं हमारे लौकिक विग्रह में, आपको शब्द देखने को मिलते हैं, और अवयव देखने को मिलते हैं आपके सामासिक पद में, सामासिक पद में, और अलौकिक विग्रह में आपको अवयव देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, सामासिक पद में और अलौकिक विग्रह में आपको अवयव देखने को मिलते हैं, और शब्द देखने को मिलते हैं आपको लौकिक विग्रह में, शब्द देखने को मिलते हैं आपको लौकिक विग्रह में, ठीक है। तो ये है हमारे टोटल 16 शब्द यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपको ये बुक से देखना है या फिर यहाँ पे नोट डाउन करना है,
ठीक है, तो अभी हमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो हम यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं अव्ययभाव समास के। ठीक है, हमने बता दिया कि अव्ययभाव समास मतलब जिसका पूर्व पद हमारा प्रधान रहता है, जिसका पूर्व पद हमारा प्रधान रहता है और पूर्व पद ही हमारा अवयव रहता है, उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे अभी। जैसे हमारा एग्जांपल है उपकृष्णम। जितने एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, अगर आपने उतने भी एग्जाम्पल कर लिए, जितने भी 10 बार एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे, अगर आपने उतने भी एग्जाम्पल एकदम रट लिए, एकदम आपको लर्न हो गए एग्जाम्पल्स उतने, तो आप 90% इसमें से आ जाएंगे। और अगर 10% बाहर से आ रहे हो तो वो भी एकदम सिमिलर आ जाएंगे इसमें से। तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, हाँ आप संधि के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, पर आपको समास के एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लर्न नहीं करना, क्योंकि सभी के लौकिक विग्रह आपको लर्न हो नहीं सकते। ठीक है, और लौकिक विग्रह ऐसे है कि आपको लर्न होने चाहिए। मैं आपको एक यहाँ पे एक बता दूंगा कि जैसे हमारा न्यू पैटर्न है, हमारे न्यू पैटर्न के लिए, हमारे न्यू पैटर्न के लिए हमारे जो हमारे जो लौकिक विग्रह आपको एकदम लर्न होने चाहिए। कि जैसे उपकृष्णम का कृष्ण से समीपम है, जो आपको एकदम रटा होना चाहिए, एकदम लर्न होना चाहिए कि इसका लौकिक विग्रह ये है करके, क्योंकि उसके बगैर आप पेपर आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है पेपर के वक्त। तो आपको बहुत ही कम एग्जाम्पल है देखने हैं समास में, टोटल समास में, और बहुत ही इजी इजी सबके विग्रह है। तो आपको मैं तो बोलूंगा कि आपको मैं अभी पढ़ाऊंगा कि हमने लौकिक विग्रह इसका कैसे किया। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि हमारा लौकिक विग्रह सामासिक पद से कैसे आता है, पर आपको मैं डायरेक्ट सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट इसका रट लो कि किसका विग्रह क्या है करके। ठीक है, उससे आपको एकदम इजीली आप कोई भी क्वेश्चन आप छुड़ा सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमारा है उपकृष्णम। तो उपकृष्णम मतलब क्या? तो यहाँ पे लौकिक विग्रह हमारा आता कैसे है? लौकिक विग्रह हमारा आता है जैसे उपकृष्णम हमें दिया है, उपकृष्णम। तो कृष्णम मतलब क्या होता है? कृष्ण मतलब होता है हमारा कृष्ण, बराबर है। कृष्ण मतलब होता है हमारा कृष्ण। और उप उप तो उप मतलब क्या? तो उप मतलब आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ से टेबल से। उप मतलब क्या? आपको देखना पड़ेगा टेबल से। तो उप हो गया हमारा अव्यय, उप हो गया हमारा अव्यय। मैंने बोला था कि जो हमारा सामासिक पद है वो हमारा अव्यय में आएगा। ठीक है, और हमारा अलौकिक विग्रह भी हमारा अव्यय में आएगा। तो उप का मैंने शब्द क्या बोला? उप का शब्द है हमारा समीपम। और मैंने बोला था कि समीपम ये जो शब्द है, ये जो हमारे शब्द आते हैं वो आते हैं हमारे लौकिक विग्रह में। तो उप के लिए हमारा क्या शब्द आ गया? उप के लिए हमारा शब्द आ गया समीपम। तो जैसे यहाँ पे आ गया हमारा, जैसे कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण लिख दिया हमने यहाँ पे। और उप के लिए हमने क्या शब्द लिख लिया? उप के लिए हमने शब्द लिख लिया यहाँ पे समीपम। ठीक है, समीपम लिख लिया हमने कहा से? लौकिक विग्रह है। तो हम लौकिक विग्रह देख रहे हैं यहाँ पे, हम जो देख रहे हैं यहाँ पे लौकिक विग्रह। ठीक है, लौकिक विग्रह में हमने हमने जो कृष्ण है तो उसको जैसे वैसे लिख लिया, मेन जो हमारा पद है यहाँ पे वो लिख लिया। उसके बाद हमने उप, उप जो हमारा अवयव है उसके लिए हमारा शब्द क्या आ गया? उसके लिए हमारा शब्द आ गया समीपम। ठीक है, तो ये हो गया। अभी कृष्ण के समीप, तो मैंने बोला यहाँ पे कृष्ण के समीप। तो कृष्ण के समीप तो मैंने बोला था आपको कि का के ये जो है वो हमें देखने को मिलेगा षष्ठी विभक्ति में, वो हमें देखने को मिलेगा षष्ठी विभक्ति। इसलिए हमारे कृष्ण की आ जाएंगे षष्ठी विभक्ति, कृष्ण की आ जाएंगे हमारी षष्ठी विभक्ति, इसलिए आ जाएगा हमारा कृष्णस्य। कृष्ण की षष्ठी विभक्ति हो जाएगी हमारे कृष्णस्य समीपम। तो ऐसे आ गया हमारा लौकिक विग्रह उपकृष्णम का। ऐसे आ गया हमारा लौकिक विग्रह उपकृष्णम का। तो आपको एग्जाम में अगर आपको दिया कि उपकृष्णम का विग्रह लिखो, तो आपको यही लिखना है कृष्ण से समीपम। आपको इसका अलौकिक विग्रह नहीं लिखना है। हमने यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए अलौकिक विग्रह लिया है कि कैसे बनता है करके, पर आपको अलौकिक विग्रह नहीं लिखना। बस ये जो लिखा हमने लौकिक विग्रह आपको उतना ही लिखना है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि उपकृष्णम से कृष्ण समीपम कैसे आया। ऊपर जो हमारा अवयव है इसका शब्द है हमारा समीपम, इसलिए हमने समीपम लिख लिया उस टेबल से। उसके बाद कृष्ण, तो कृष्ण के समीप, तो मैंने बोला था कृष्ण के, तो काकी के, तो काकी के हमारा षष्ठी आता है, तो कृष्ण के, इसलिए कृष्ण से आ गया। तो कृष्ण से और ऊपर का हो जाएगा हमारा समीपम। तो कृष्ण से समीपम हो गया हमारा लौकिक विग्रह यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अलौकिक विग्रह। तो अलौकिक विग्रह भी बहुत ईजी है। तो अलौकिक विग्रह में मैंने एक बात बोली थी, और लौकिक विग्रह में एक बात बोली। लौकिक विग्रह में बोला था मैंने कि विभक्ति का यूज होता है। लौकिक विग्रह में हमारा विभक्ति का यूज होता है। जैसे हमारे यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का यूज हो गया है, जैसे हमारा यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का यूज हुआ है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अलौकिक विग्रह, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अलौकिक विग्रह में हमारा सुप प्रत्यय का, अलौकिक विग्रह में हमारा सुप प्रत्यय का और
मूल शब्द का उपयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक मूल शब्द भी है और हमारा सुप्रत्यय भी है, तो इससे हमारा बनता है अलौकिक विग्रह। तो हमारा कैसे बना, अभी हमने देख लिया। अगर आपको अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन, वैसे आएगा तो नहीं, चांसेस कम है बहुत, पर अगर आपको जैसे आ गया है कि लौकिक विग्रह से आपको अलौकिक विग्रह में लिखना है, तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो कृष्णस्य, तो कृष्णस्य का मूल शब्द क्या है, कृष्णस्य का मूल शब्द है आपका कृष्ण, ठीक है। उसके बाद स्य, तो स्य मतलब हमने षष्ठी लिया ना, तो हमने यहाँ पे लिया है षष्ठी, तो हम कृष्णस्य, तो कृष्ण का हमने लिख लिया कृष्ण, कृष्णस्य का हमने लिख लिया कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्णस्य का लिख लिया हमने कृष्ण। और स्य, स्य मतलब षष्ठी विभक्ति, तो षष्ठी विभक्ति में हमारा सुप्रत्यय कौन सा आएगा, तो आपको पता है कि सु और जस प्रथमा, अम और ष द्वितीया, टाभ्याम भिस तृतीया, एभ्याम भिस चतुर्थी, अस्सिभ्याम भिस पंचमी, अस ओस आम षष्ठी। तो मैंने क्या बोला, अस ओस आम षष्ठी, इसलिए ये हो जाएगा आपकी षष्ठी विभक्ति, ये हो जाएंगे आपकी षष्ठी विभक्ति यहाँ पे कृष्ण अस। और समीपम के लिए कौन सा अवयव आने वाला है, समीपम के लिए आपका अवयव आने वाला है उप, ठीक है। मैंने बोला था आपका कि अवयव हमारा अलौकिक विग्रह में भी यूज होता है, तो ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि उपकृष्ण हमने एग्जाम्पल कैसे लिया है, तो लौकिक विग्रह हमने कैसे लिया, अलौकिक कैसे लिया। लौकिक विग्रह में हमने विभक्ति ली है, और अलौकिक विग्रह में हमने मूल शब्द और सुप्रत्यय के यूज करके हमने अलौकिक विग्रह लिखा है। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल, उपकृष्णम, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे निर्मक्षिकम, उसके बाद देखेंगे हम निर्मक्षिकम। तो निर्मक्षिकम में कैसे होने वाला है, मैं और एक बार सेम बात रिपीट करूंगा कि सभी के लौकिक विग्रह एकदम रट लो, उससे क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। और अगर एक्स्ट्रा न्यू एग्जांपल भी आ गए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। जैसे निर्मक्षिकम, आपको पता होना चाहिए एकदम कि निर्मक्षिकम उपकृष्णम ये दोनों अविभाव समास के एग्जाम्पल है, ये दोनों हमारे अविभाव समास के एग्जाम्पल है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि ये कौन सा समास है, किसके अंडर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे अविभाव समास के अंदर आते हैं, ठीक है। तो निर्मक्षिकम, तो निर्मक्षिकम का लौकिक विग्रह क्या है, निर्मक्षिकम का लौकिक विग्रह हमारा मक्षिकानम अभाव है। क्या है हमारा, मक्षिकानम अभाव, ठीक है। मक्षिकानम, मक्षिका मतलब क्या होता है, मक्खी, मक्षिका मतलब होता है मक्खी या फिर मधुमक्खी, उसका मीनिंग होता है हमारा मक्षिका, ठीक है। मक्षिका मतलब मक्खी, और अभाव मतलब, अभाव मतलब उसका ना होना, इसलिए उसका एब्सेंट रहना, ना होना, इसको हम अभाव कहते हैं। तो इसका लौकिक विग्रह कैसे बनाऊंगा, तो वैसे सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। तो मक्षिका, ठीक है। तो मक्षिका हमारा मेन शब्द है, तो मक्षिका हमने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। मक्षिका हमारा मेन शब्द है, सबसे पहले हमने मक्षिका लिख लिया। उसके बाद निर, निर मतलब क्या होता है, निर हमारा यहाँ पे अवयव है, निर हमारा यहाँ पे अवयव है। और इस अवयव के लिए टेबल में आपको देखना पड़ेगा, आपको टेबल तो याद होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए, पर हम यहाँ पे अभी देख देख के करने वाले हैं कि आपको पता रहे कि कैसे करने वाले हैं, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टेबल नहीं होना चाहिए। तो निर के लिए क्या होगा, निर के लिए हमारा होगा शब्द अभाव, निर के लिए हमारा शब्द होगा अभाव। यहाँ पे हम चेक करेंगे एक बार कि निर जो है, निर हमारा जो, निर हमारा जो अवयव है, इसके लिए हमारा अभाव ये शब्द आना, अर्थभाव या फिर अभाव ये शब्द हमें दिखने वाला है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया अभाव, यहाँ पे ले लिया हमने अभाव, ठीक है। तो मक्षिका और अभाव ऐसे लिख लिया हमने लौकिक विग्रह के लिए। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मक्षिको का अभाव, ठीक है। मैं बोलूंगा यहाँ पे कि मक्षिको का अभाव। तो मक्षिकों का अभाव मतलब एक मक्खी तो रहेंगे नहीं हमारा, दो मक्खी नहीं रहेंगे, बहुत सारे मतलब अनेक वचन रहेंगे, इसलिए मक्षिका का हम कर लेंगे अनेक वचन, मक्षिका नाम, षष्ठी बहुवचन किया हमने, मक्षिका नाम हमने किया षष्ठी बहुवचन। आपको माला शब्द आता होगा, तो उसमें माला शब्द का षष्ठी बहुवचन आता है माला नाम, वैसे मक्षिका का हो जाएगा हमारा मक्षिका नाम। और अभाव, ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह, ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह। उसके बाद हम देखेंगे अलौकिक विग्रह, तो आपको ये तो अभी आता ही है कि सबसे इसका मेन शब्द लिखना है, तो मेन शब्द आपका मक्षिका हो गया, मेन शब्द आपका मक्षिका हो गया इसमें। उसके बाद षष्ठी क्या होती है, षष्ठी हमने अभी बात की कि अस ओस आम षष्ठी, अस ओस आम षष्ठी, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे आम, अस ओस आम षष्ठी। और अभाव के लिए हमारा कौन सा अवयव आ जाएगा, अभाव के लिए आ जाएगा हमारा निर अवयव। तो ये था हमारा अलौकिक विग्रह, और ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह। तो ऐसे आपको सॉल्व करने हैं ये, ठीक है। जैसे आपको दिखा दूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिखा है आपको कि असोस आम हमने कहाँ से लिया है, तो ये यहाँ पे दिया है कि षष्ठी बहुवचन आम, ठीक है। हमें उपकृष्ण में अस लिया था और हमने निर्मक्षिका में आम लिखा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अधिहरि।
तो अधिहरि में हमारा लौकिक विग्रह क्या दिया है? अधिहरि में हमारा लौकिक विग्रह दिया है हरौ इति। क्या दिया है? हरौ इति। तो अधिहरि का हमारा मीनिंग क्या है? अधिहरि का मीनिंग है हमारा हरि में। हरि में तो हमने आपको बताया था कि सप्तमी विभक्ति में में, पे और पर ऐसे शब्द आते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आया हमारा में। तो हरि में हमारा ये शब्द आया है। तो हरि में हमारे यहाँ पे शब्द आया है, तो में आता है हमारे सप्तमी में। तो जैसे इसलिए हमने हरि का कर दिया हरो, यहाँ पे सप्तमी कर दी हरि के। हरो हमारी सप्तमी हो जाती है, सप्तमी एक वचन हो जाएंगे हमारे यहाँ पे हरि की हरो। और अधि का शब्द हो जाएगा हमारा इति। अधि का हमारा शब्द हो जाएगा इति। यहाँ पे देखेंगे हम कि अधि का ये जो अधि दिया है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो अधि दिया है, इस अधि का हमारा शब्द हो जाएगा, अधि का हमारा शब्द हो जाएगा इति। ठीक है, अधि का हमारा शब्द हो जाएगा इति। जैसे यहाँ पे हमारा दिया है अधि, अधि अव्यय का हो जाएगा हमारा इति शब्द। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अधिहरि। कैसे? अधिहरि का हमारा हरो इति कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि अधिहरि मतलब हरि में। तो हरि में हो जाएगा हमारा हरि में, तो में मतलब सप्तमी कर देंगे, तो हरि के हो जाएंगे हमारे सप्तमी, इसलिए हरि के सप्तमी हो जाएंगे हमारे हरो। हो गया हमारे यहाँ पे हरो। और इति, इति कहाँ से है हमारा? इति आया हमारा अधि से। अधि से कैसे है? अधि, अधि अवयव के लिए हमारा इति शब्द आता है, इसलिए हमारे यहाँ पे आ जाएंगे इति। तो ये हो गया हमारा अलौकिक विग्रह। तो ये भी आपको रट्टा होना चाहिए एकदम कि अधिहरि का लौकिक विग्रह हमारा हरो इति हो जाता है। और इसका अलौकिक विग्रह कैसे करेंगे? तो हरो का मतलब हरि, ये जो हम इसका मूल शब्द लिख लेंगे हरि, उसके बाद हम लिखेंगे इसकी सप्तमी। सप्तमी मतलब ई ओ शुभ सप्तमी रहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ई। और इति का अवयव लिख देंगे हम यहाँ पे अधि। तो इति का अवयव हो गया हमारा अधि, हरो का हो जाएगा हरि, और ई हो जाएंगे हमारे यहाँ पे शुभ प्रत्यय। तो ऐसे आ गया हमारा अलौकिक विग्रह। और ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह। तो ऐसे आपको यहाँ से डील करना है इससे। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ से इसका डील करना है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जाम्पल। तो अभी हम एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और बाकी एग्जाम्पल खुद से डिस्कस करना है। ठीक है, कुछ खुद से सॉल्व करके देखना है कैसे आ रहे हैं, और आपको इतने ही एग्जाम्पल करना है। और इससे एक दो बाहर के आप कर सकते हो, पर मैं बोलूंगा कि इतने एग्जाम्पल से आपका हो जाएगा। और एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पल आपको अगर एग्जाम में पूछ लिया तो इस टाइप में पूछ लेंगे, तो आपको टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, पर आपको पैटर्न देखना है कि जैसे अव्ययभाव समास में हमारा पहला पद हमारा अव्यय आ रहा है क्या? जैसे हमारा सुमद्र में सु अव्यय है हमारा, वैसे ही हमारा निर्मक्षिकम में हमारा निर हमारा क्या? निर हमारा अवयव है। वैसे ही आपको उपकृष्ट में उप आपका अवयव है। तो ऐसे आपको पहचानेंगे आप अव्ययभाव समास में। कैसे पहचानोगे कि पहला पद हमारा अवयव है क्या? अगर आपको पहला पद अवयव दिख गया एग्जाम में, तो वो हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। अगर आपको पहला पद अवयव दिख गया तो हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास। ठीक है, जैसे सुमद्रम, सुमद्रम है तो सुमद्रम का हो जाएगा मद्राणाम समृद्धि। सुमद्रम का हो जाएगा हमारा मद्राणाम समृद्धि। ठीक है, मद्रांची समृद्धि मतलब मद्रांची मतलब मद्रों की समुद्री। ठीक है, तो क्या बोला यहाँ पे? मद्रांची समृद्धि। तो चाची चे मैंने बोला था कि षष्ठी में आएगा, इसलिए मद्राणाम का हो जाएगा हमारा षष्ठी विभक्ति, मतलब षष्ठी बहुवचन हो गया हमारा मद्राणाम। और सु का शब्द, सु के लिए शब्द हो जाएगा हमारा समृद्धि। सु के लिए शब्द हो जाएगा हमारा समृद्धि। आप यहाँ से देख सकते हो टेबल से। फिर मद्राणाम का मद्रा आपका हो जाएगा मेन शब्द। और ओस आम षष्ठी मैंने बोला था, तो आम यहाँ पे आ जाएगा षष्ठी बहुवचन। और समृद्धि के लिए शब्द, समृद्धि के लिए हमारा अवयव क्या दिया है? समृद्धि के लिए हमारा अवयव दिया है सु। तो यहाँ से हो गया हमारा अलौकिक विग्रह और लौकिक विग्रह। ठीक है, आपको समझ गया होंगे यहाँ से कि हमने कैसे डील किया है इसको। आपको अगर ये समझा नहीं है तो आपको टेबल से देखना है कि सु से हमारा समृद्धि कैसे आ गया। ठीक है, वैसे हमारा नेक्स्ट है अतिहिमम। अतिहिमम है, तो अतिहिमम को ऐसे हम सेम ही इसे डील करेंगे कि अतिहिमम है तो अति, अतिहिमम मतलब बर्फाचा नाश। अतिहिमम मतलब बर्फाचा नाश, मराठी में दिया है मतलब बर्फ का नाश। ठीक है, बर्फ का नाश। हिंदी में बोलेंगे हम बर्फ का नाश, तो बर्फाचा नाश। ठीक है, तो बर्फ का नाश मतलब ये भी हमारे षष्ठी में आ गया। तो हिम का क्या होगा? हिम की हम षष्ठी लिख देंगे कि हिमस्य हो जाएगा, हिम की षष्ठी हो जाएगी हिमस्य। और अति, अति इस अवयव के लिए हमारा शब्द कौन सा दिया है टेबल में? अति इस अवयव के लिए हमारा शब्द दिया है अत्यतः। क्या दिया है? अत्ययः। तो अति शब्द के लिए हमारा, अति इस अवयव के लिए हमारा शब्द दिया है अत्ययः। क्या दिया है? अत्ययः। तो ये हो गया आपका अलौकिक लौकिक विग्रह। और लौकिक से अलौकिक कैसे करेंगे हम? लौकिक से अलौकिक बहुत इजी। हिमस्य का मेन लिख लेंगे हम हिम, उसके बाद हिमस्य है मतलब षष्ठी एक वचन है, तो हम असोसाम षष्ठी में से अस लिख लेंगे, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी एक वचन में से, बहुवचन नहीं। ठीक है, हिमस्य
षष्ठी हमारा एक वचन है, इसलिए असोसाम षष्ठी मतलब अस हमारा हो जाएगा षष्ठी एक वचन। और अत्यय अत्यय इस लौकिक विग्रह के लिए अलौकिक विग्रह क्या आ जाएगा हमारा अति आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा अति आ जाएगा। अत्यय इस शब्द के लिए हमारा अति अवयव आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे है जैसे आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी कि अति इस अवयव के लिए क्या आएगा। अति इस अवयव के लिए क्या आएगा, तो अति इस अवयव के लिए हमारा अति इस अवयव के लिए हमारा अत्यय शब्द यूज हुआ है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा इतना टेबल अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप सभी के 10-12 बस हमें एग्जाम्पल है याद करने, इसमें उन एग्जाम्पल्स के लिए आप लौकिक विग्रह रट लो डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हमारा दुर्योधनम है, जैसे हमारा दुर्योधनम है, तो दुर्योधनम का अर्थ है जवानांचा नाश, मतलब जवानों का नाश। ठीक है, जवानों का नाश, जवानांचा नाश, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो जो हमारे यवन है, ठीक है, जो हमारा यवन है वो षष्ठी बहुवचन है, वो हमारा षष्ठी बहुवचन है, मतलब यवनों का नाश, मतलब एक वचन नहीं, यवन हमारा एक वचन नहीं, हमारा द्विवचन है, हमारा अनेक वचन नहीं, अनेक वचन है हमारा, ये एक वचन द्विवचन नहीं है, तो अनेक वचन मतलब यवना नाम हो जाएगा, जो हमारा यवना नाम हो जाएगा और वृद्धि हो जाएगा, और हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, वृद्धि कहाँ से हमारा दूर से आ गया, दूर इस अवयव के लिए, दूर इस अवयव के लिए हमें टेबल में वृद्धि इस शब्द दिया है, तो वृद्धि हमने शब्द इसमें ले लिया और ये हमारा लौकिक विग्रह है। ठीक है, इसका हम अलौकिक कैसे करेंगे, इसका हम अलौकिक कैसे करेंगे कि यवना नाम का शब्द लिखेंगे मेन जैसे कि वैसे, और नाम मतलब षष्ठी बहुवचन है इसलिए अस ओस आम लिख लेंगे, मतलब आम लिख लेंगे हम यहाँ पे षष्ठी बहुवचन, और वृद्धि के लिए हमारा अवयव क्या दिया है, दूर दिया है, तो हमने यहाँ से लिख लिया अलौकिक विग्रह। तो मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि सबके लौकिक विग्रह रट लो, और अगर आपको लौकिक विग्रह आपको लर्न नहीं करने रटने नहीं है तो आपको जो टेबल बताया मैंने 16 शब्दों का वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो जो 16 शब्द है वो आपको बस इसमें ही काम आने वाले हैं, अविभाव समास में आने वाले हैं, और बाकी इसमें वो आपको काम भी नहीं आएंगे, जैसे आपको तत्पुरुष समास में कुछ अलग याद करना है आपको, और बहुव्रीहि में कुछ अलग याद करना है, तो वो जो 16 शब्द है आपको बस अविभाव समास में ही काम आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल्स, तो हम और एक एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बाकी इसके आगे के पूरे एग्जाम्पल आपको खुद से करने हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अनुविष्णु, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अनुविष्णु, तो अनुविष्णु का हो जाएगा हमारा विष्णु पश्चात, अनुविष्णु का हो जाएगा हमारा विष्णु पश्चात, अनुविष्णु मतलब विष्णुच्या नंतर, मतलब विष्णु के बाद, विष्णु के बाद मतलब विष्णुच्या नंतर हो जाएगा हमारा अनुविष्णु का अर्थ। तो विष्णु विष्णु के बाद, तो विष्णु के बाद मतलब विष्णु हमारा विष्णु के बाद, तो विष्णु के बाद, तो के कहा आता है हमारा, के आता है हमारा काकी, के आता है हमारा षष्ठी में, तो विष्णु हमारा एक है तो षष्ठी एक वचन आ जाएगा, तो विष्णु का षष्ठी एक वचन हो जाएगा हमारा विष्णु हो, क्या हो जाएगा हमारा विष्णु का षष्ठी एक वचन विष्णु हो जाएगा। और अनु के लिए हमारा शब्द क्या दिया है, अनु के लिए हमारा शब्द दिया है पश्चात, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा पश्चात, आपको टेबल से देखना है ये वाला। ठीक है, या फिर लर्न करना कि अनु के लिए हमारा पश्चात शब्द आता है, आपको टेबल से लर्न करना ही है। ठीक है, कुछ भी करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह। लौकिक से अलौकिक मैंने बता दिया आपको, ऐसे होता है कि विष्णु का मूल शब्द हमारा विष्णु आ जाएगा, इसकी षष्ठी है तो षष्ठी लिख लेंगे अस, और पश्चात के लिए हमारा अवयव दिया है अनु, तो ऐसे हो जाएगा अलौकिक विग्रह। इसके बाद जो नीचे के एग्जाम्पल दिया आपको खुद से करना है, एक बार इसको नोट कर लो कि अनुरूपम, ये आपको वीडियो पॉज करके यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको यथाशक्ति करना है। ठीक है, ये आप बहुत इजी है और ये मेन भी है, आपको करना ही है इसको याद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अनुज्येष्ठम, तो अनुज्येष्ठम आपको याद करना है। ठीक है, ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण वगैरह ये आपको खुद से करना है। उसके बाद सहरि हरे सादृश्यम, ये आपको लर्न करना है खुद से। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सब क्षत्रम देखेंगे। ठीक है, तो सब क्षत्रम आपको खुद से याद करना है, लौकिक अलौकिक विग्रह इसके आपको। इसके बाद करना है ससखी, ये कर लेना। उसके बाद आपको करना है सचक्रम। ठीक है, इतने आपको एकदम सभी के लौकिक विग्रह रटी लो कि सचक्रम का चक्र युगपत है। ठीक है, ससखिया सदृश्य सख्या है, सक्षत्रम का क्षत्राम संपत्ति है, सहरि का हरे सदृश्यम है, अनुज्येष्ठम का ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण है, यथाशक्ति का शक्ति अनुसूक्त है, अनुपूर्वम का उपस्य योग्यम है। ठीक है, अनुविष्णु का विष्णु पश्चात है, तो आपको ये पूरी याद होनी चाहिए सबके लौकिक विग्रह। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र याद करने वाले हैं, इस पे क्वेश्चन आता ही है, लास्ट ईयर भी इस पे क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। जो हमारा सूत्र है नदी भीष्य, ये हमारा नदी भीष्य। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जब हम द्विगु समास पढ़ेंगे, जब हम द्विगु समास पढ़ेंगे
तो द्विगु समास हम कहाँ पढ़ने वाले हैं? द्विगु समास हमारा तत्पुरुष समास का टाइप है। द्विगु समास हमारा तत्पुरुष समास का टाइप है। उसमें क्या होता है, हमारे जो दो पद रहते हैं, हमारे जो दो शब्द रहते हैं, उसमें से हमारा एक शब्द ये संख्यावाचक होता है, एक शब्द हमारा संख्यावाचक होता है और दूसरा शब्द हमारा कुछ भी होता है, दूसरा शब्द हमारा कुछ भी होता है। ठीक है, मतलब द्विगु समास से तत्पुरुष समास का टाइप है, पहली बात। दूसरी बात, द्विगु समास में पहला पद या फिर पहला शब्द हमारा संख्यावाचक होता है और दूसरा शब्द या फिर दूसरा पद हमारा कुछ भी रहता है। कुछ भी मतलब कुछ भी रह सकता है वो। ठीक है, तो ये होता है हमारा द्विगु समास। ठीक है, जो होता है हमारा द्विगु समास। पर अभी हम पढ़ रहे हैं अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास में हम पढ़ रहे हैं नदि विषय इंपॉर्टेंट सूत्र। नदी विषय इंपॉर्टेंट सूत्र। तो इसमें क्या रहता है कंडीशन, कि जो पहला पद है वो रहता है हमारा संख्यावाचक एज द्विगु समास समान। ठीक है, द्विगु समास के समान हमारा जो पहला पद हमारा संख्यावाचक रहता है और दूसरा पद जो रहता है, दूसरा पद आपका नदी रिलेटेड शब्द होता है। दूसरा पद आपका नदी रिलेटेड शब्द होता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि नदी संज्ञा होने वाले शब्द का संख्या विशेषण शब्द के बड़ा समास होता है। मतलब ये जो हमारा दूसरा पद है, ये दूसरा पद हमारा नदी से रिलेटेड रहेगा, दूसरा पद। और पहला पद रहेगा हमारा संख्यावाचक, पहला पद रहेगा हमारा संख्यावाचक। अभी आपको समझ गया होगा। अगर आपको किसी ने एक एग्जाम्पल दे दिया कि पंचतंत्रम, पंचतंत्र वगैरह एग्जाम्पल दे दिया, और आपको बता, और एक ने एग्जाम्पल दिया आपको कि पंचगंगा। ठीक है, पंचगंगा, ऐसे आपको दो एग्जाम्पल दे दिए, समझो। तो क्या हो जाएगा, पंचतंत्र आप किसका एग्जाम्पल हो बोलेंगे? पंचतंत्र आप एग्जाम्पल बोलोगे द्विगु समास का। पंचतंत्र आप समास बोलेंगे द्विगु समास का। क्यों? क्योंकि इसमें एक संख्यावाचक शब्द आ गया पंच, आपका ये संख्यावाचक शब्द आ गया। और तंत्र, अब तंत्र तो हमारा नदी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये द्विगु समास के अंदर आ गया। और यहाँ पे पंचगंगा लिखा है, तो पंचगंगा में हमारा एक संख्यावाचक शब्द आ गया। मतलब यहाँ पे हो गया हमारे फर्स्ट कंडीशन संख्यावाचक की। और गंगा आ गया, मतलब नदी, ये नदी रिलेटेड शब्द है। गंगा यमुना हमारा नदी रिलेटेड शब्द है, इसलिए हो जाएगा हमारा नदी रिलेटेड शब्द, इसलिए गंगा हो गया। इसलिए ये हो गया पंचगंगा, हमारा एग्जाम्पल हो गया नदी भीष्य का। और नदी भीष्य हमारा सूत्र आता है किसमें? अव्ययभाव समास में। इसलिए पंचगंगा हमारा अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है। और पंचतंत्र ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे द्विगु समास मतलब तत्पुरुष समास में दिखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मराठी में एक बार कि नदी संज्ञा झालेल्या शब्दांचा, मतलब नदी संज्ञा जिन शब्दों की हुई है उन शब्दों का संख्यावाचक विशेषण शब्दाबरोबर, मतलब संख्यावाचक शब्द के साथ उनका समास होता है, तब उसको हम नदी विषय ये सूत्र यूज करते हैं और वो अव्ययभाव समास के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पांच गंगांचा समूह, मतलब पांच गंगों का पांच नदी का समूह, तो ये हो जाएगा आपका अव्ययभाव समास में। ये आपको ये लास्ट ईयर में आया था क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑलमोस्ट सभी लोग इसको गलत करते हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे पंचा आ गया। और ये द्विगु समास ना होकर ये हमारा अव्ययभाव समास रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा गंगा से रिलेटेड शब्द आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अव्ययभाव समास का। नेक्स्ट लेक्चर में हम तत्पुरुष समास देखने वाले हैं और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास कंप्लीट करेंगे।